हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी का जून 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका पार्ट नंबर 3 है। और इसमें हम लोगों ने अब तक जो सॉल्व कर लिया है वो आपका 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। 1 से 26 जो है एक पार्ट में है, और 26 से लेके 50 तक दूसरे पार्ट में है, और तीसरा जो पार्ट है ये 51 से लेके 90 तक का है। ठीक है, यानी इसमें 40 प्रश्नों को देखा जाएगा, और ये लेटेस्ट पेपर है। ठीक है, पिछला जो पेपर है वो जून 2023 का ही हुआ है। इसके बाद जो आपका होना है दिसंबर में होना है, वो आपका 12 दिसंबर के आसपास आपका डेट आई है। तो आपको देखिए अभी क्या करना है, अभी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम कम है, और यदि हम लोग बात करें तो आपके पास मुश्किल से 15 दिन जो ठीक ठाक वाले हैं, 15 दिन आप मान के चलिए। अब इसी 15 दिन में आपका फर्स्ट पेपर भी रिवाइज करना और ज्योग्राफी भी। तो इसके लिए जो आपका स्टडी पीवाईक्यू चैनल है उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिए। स्टडी पीवाईक्यू पे अभी आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस चल रहा है और डिटेल्ड वाला, और कल से यहाँ पे भी हम लोग चालू करेंगे, वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा। और प्रैक्टिस सेशन में आपका पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी जो स्टडी पीवाईक्यू पे चल रहा है ये डिटेल्ड वाला प्रैक्टिस चल रहा है, और जो मैं आप लोगों को कराऊंगा तो वो आपका केवल प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेशन है। यानी आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, आपको लाइव सेशन में उसका आंसर बताना है, फिर मैं उसका सही आंसर आपको वहाँ पे बताऊंगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 500 से 1000 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, और वहाँ से कम 30 से 40 प्रश्न मान के चलिए आपके परीक्षा में पूछा ही जाएगा। और यहाँ पे देखिए 90 से 100 के बीच जो 10 प्रश्न हैं, ये कैसे वाले हैं। ये जो 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये 10 प्रश्न आपके हैं, और ये टोटल आपके कौन से पैराग्राफ वाले जो भी प्रश्न है, ये मान के चलिए कि इसमें 100% अंक आपका फिक्स होता है। 10 यहाँ से 5 आपका फर्स्ट पेपर से, यानी टोटल 15 नंबर ये आपके हो गए, 15 क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए। ठीक है, अब आपको यानी एग्जाम जो देना 135 क्वेश्चन में ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे आपको कम समय में सॉल्व करना है, 10 क्वेश्चन जो आएंगे या 15 क्वेश्चन, वो उसका क्या टेक्निक्स होता है उसकी भी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। इसीलिए हमने उसमें इस पूरे सेशन में उसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, और इसके अलावा आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, ये आपका जो है ऐप का डिस्क्रिप्शन है कि जीएस बाय दिवाकर ये एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पे स्टोर टैब में आपको सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, जितना प्रैक्टिस करना वहाँ से जाके आप करिए। ठीक है, और किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके इन्फॉर्म कर दीजिए, उसका भी डिटेल्ड वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, क्योंकि आपको प्रश्न जो है फिर देखने लगेगा। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं, 50 तक हो ही चुका है, तो 51 में देखते हैं क्या है मामला। इसमें मामला ये है कि पूछ रहा है कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस वाज प्रोमाउंडेड, यानी कि जो एक विचारधारा है स्थान की। ठीक है, स्थान के कार्यात्मक संगठन के उपागम का जो प्रतिपादन है, ये किसके द्वारा किया गया। ठीक है, स्पेस और स्पेस ज्योग्राफी आपने हो सकता है पढ़ा हो, स्पेस एंड प्लेस ज्योग्राफी है, स्पेस एंड टाइम ज्योग्राफी है। ठीक है, इसको आपने पढ़ा हो या ये कॉन्सेप्ट किसने दिया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये अलग अलग स्कूल ऑफ ज्योग्राफी जो है, अलग अलग टॉपिक पे ज्योग्राफी के अलग अलग थॉट्स पे, अलग अलग अप्रोचेज पे क्या होती है, फोकस्ड होती है। ठीक है, जैसे अभी आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्पेस के कार्यात्मक संगठन के उपागम का प्रतिपादन किस विचारधारा के ज्योग्राफर ने किया है। अब यहाँ पे जो आपका दिया गया है, ऑप्शन 1 है ब्रिटिश ज्योग्राफर, फ्रांसीसी है, जर्मन है और अमेरिकी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में आपके रिचर्ड पीट थे। ठीक है, पीट हैं, और इसके अलावा आपके पीटर हैगेट हैं, डेविड हार्वे हैं। तो ये सभी क्या है, अमेरिकन जोग्राफर हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो योगदान है डेविड हार्वे का है। ठीक है, और हैगेट महोदय का है। तो इन दोनों ने क्या किया था कि जो स्पेस के संदर्भ में कार्यात्मक संगठन के उपागम की अवधारणा को भी इन्होंने यहाँ पे प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो कार्यात्मक संगठन के उपागम की विचारधारा किसके अंतर्गत आ जाएगी, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे दिया गया है पोषक स्तर में उत्पादकों में कौन सा सम्मिलित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि प्रोड्यूसर इन ट्रॉफिक लेवल इंक्लूड, ध्यान रखिएगा ये बोल रहा है कि इसका प्रोड्यूसर की बात कर रहा है कि यानी जो उत्पादक हैं
ऑप्शन एक है फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेटिक यानी कि जो हरे पौधे हो गए, प्रकाश संश्लेषी जो हरे पौधे हो गए, वो क्या हो गए, उत्पादक हो गए, राइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उत्पादक का मतलब जिसको उपभोक्ता यूज करेगा, तो फोटोसिंथेटिक जीवाणुओं को भी क्या करेंगे, इसको खाने वाले होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, उपभोग की चीज़ें होंगी, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रोड्यूसर के अंतर्गत आ गया। केमिकल जो रासायनिक संश्लेषित जीवाणु होते हैं, इसको भी यूज किया जाता है। तो ये तीनों क्या हो गए, प्रोड्यूसर में आ गए। अब मेढक की हम लोग बात करें, तो मेढक भी, तो ये जो बैक्टीरिया जीवाणु हो गए, मेढक भी खा जाता है उसको, तो मेढक आपका द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, डी। ए बी सी यहाँ पे राइट हो जाएंगे, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 53 में। अब 53 में कह रहा है कि एक तरफ टर्मिनोलॉजी दिया है, दूसरी तरफ प्लेस रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी कि जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दे रखा है, शब्दावलियाँ दे रखा है कि कौन सा किससे क्या रिलेट करता है। अब देखिए बायोकेमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल है, यानी जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी साइकिल होती है, जैसे आपका इसमें अलग अलग आपका ऑक्सीजन के हो गए, नाइट्रोजन के हो गए। तो इसमें आगे देखिए बायो जियो केमिकल साइकिल है, तो ये पोषक तत्वों से रिलेट होगी। फ्लो ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पे देखिए पारतंत्र की उत्पादकता है, पोषक पिरामिड है, और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो आंख मूंद के लगाइए, फ्लो ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फूड चेन की बात करें, तो फूड चेन जो श्रृंखला हो गई, पोषक पिरामिड में आ जाएगा। और बायोमास जो है ये आपका, किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी जाननी है आपको, तो उसके बायोमास को देख लीजिए, जिसका बायोमास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, बायोमास कम प्रोडक्टिविटी कम। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखा जाए तो ये आपका हो गया, ए का आपका 2 हो गया, तो ए का 2 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो गए, बी का 4, ए का 2, सी का 1, डी का 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो मेंशन किया गया है 54, 54 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। कौन सा जो है प्रायिकता, देखिए सैम्पलिंग दो टाइप से होती है, एक आपका प्रोबेबिलिटी होता है, एक आपका नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉट प्रोबेबिलिटी, अब यही ये डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकता था कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा कि नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में, यानी कि कौन सा इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स नहीं है। ठीक, तो इसमें दिया है साधारण यादृच्छिक, ये आपका प्रोबेबिलिटी में आता है, स्ट्रेटिफाइड भी प्रोबेबिलिटी में आएगा। स्नोबॉल, स्नोबॉल जो सैम्पलिंग है ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में, ये देखिए हमने कराया, प्रोबेबिलिटी आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी कराया, और आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसमें भी हमने ये कराया है। तो ये आपका सी हो जाएगा, ये इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आ जाएगा कन्वीनियंस क्लस्टर, क्लस्टर ये आपका प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा, ये तो राइट है। और कन्वीनियंस ये आपका ई हो जाएगी, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे नॉन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो इसमें वही पूछ रहा है कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा, तो ये आपका सी और ई हो गया, यानी बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ए लिखा है ना, ये सी और ई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका 55 है। 55 में देखिए दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ रीजनल प्लानिंग ईच रीजन इज कंसिडर्ड एज अ सब सिस्टम ऑफ सिस्टम होल। ठीक है, ये आपका 55 नंबर है। इसमें दिया है कि प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित नियमों में से किसमें प्रत्येक प्रदेश को प्रादेशिक प्रणाली समग्र की एक उप प्रणाली माना जाता है। यानी कह रहा है कि प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित नियम में जो नियम दिए गए हैं, इसमें किस एक में प्रत्येक प्रदेश को प्रादेशिक प्रणाली के समग्र की, यानी कि एक उप प्रणाली के रूप में माना जाता है। घटनाओं की ऊर्ध्वाधर एकता का नियम, क्षैतिज स्थानिक एकता का नियम, या स्थान समय सातत्य नियम, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ स्पेस टाइम कंटिन्यूम, या द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, यानी व्यापक विकास का नियम। तो जो क्षैतिज स्थानिक एकता का नियम है, यानी प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेशियल यूनिटी है, इसको जो है क्या माना जाता है कि इसमें जो आपका एक रीजन होता है स्पेशली,
ठीक है, रीजन की जो प्रादेशिक प्रणाली है, ये जो क्या है कि ये इसकी उप प्रणाली के अंतर्गत भी इसको शामिल किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये आपका हो गया 55। 56 में देख लेते हैं। 56 में दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज हिमालय। तो पीर पंजाल हिमालय के पीर पंजाल रेंज में कौन सा ग्लेशियर स्थित है? सियाचिन है, बियाफो है, सोनापासनी है, बतुरा है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर जो है हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में है? अब देखिए यहाँ पे सियाचिन है, बियाफो हो गया, बतुरा हो गया, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? बाल्तेरो हो गया, हिस्पर हो गया, बियाफो हो गया, ये सभी आपका काराकोरम रेंज में, ये तीनों जो है काराकोरम में आ जाएंगे, काराकोरम रेंज में। और जो आपका ये सनापनी है, सोना पासनी है या पानी है, ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका जो है पीर पंजाल श्रेणी में आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो गया यहाँ पे। 57 में देखिए, आप देखिए एल्बर्ट किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? ये सेम कॉन्सेप्ट आपका यूपीएचएससी यानी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था एल्बर्ट के बारे में। ठीक है, इसमें दिया गया है कि 57 में बीच इज नोन एज कॉन्सेप्ट, एल्बर्ट किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो प्राइमेट सिटी आपका कौन है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे प्राइमेट सिटी। इसके बाद देखिए रूरल अर्बन कॉन्टिनम में ये आपके एल्बर्ट हैं, सेंट्रल प्लेस थ्योरी और कन्वर्जेशन। ठीक है, प्राइमेट सिटी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, कन्वर्जेशन। तो ये आपका एक तरह से टेस्ट ही चल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, वर्ड, सेंट्रल प्लेस वर्ड किसने दिया? अब देखिए इसमें केंद्रीय स्थल शब्द है, ठीक है, और सेंट्रल प्लेस थ्योरी दोनों में अंतर है। दोनों कमेंट करके बताइए सेंट्रल प्लेस वर्ड किसने दिया और सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दिया, कन्वर्जेशन वर्ड किसने दिया, प्राइमेट सिटी किसने दिया? ठीक है, तो कन्वर्जेशन जान लीजिए यहाँ पे पैट्रिक एडीज का है, लास्ट में मैं बताते चल रहा हूँ। और प्राइमेट सिटी जो है किसका है? ये आपका मार्क जेफरसन का प्राइमेट सिटी है। और जो थ्योरी है ये सेंट्रल प्लेस की, ये क्रिस्टालर की है। लेकिन जो आपका सेंट्रल प्लेस ये वर्ड है, ये किसके द्वारा दिया गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन लोगों को पता है, नहीं पता है, तो वो आगे हम पैराग्राफ वाला सॉल्व कराएंगे, उसमें आपको आंसर बताएंगे। लेकिन कमेंट आपको जरूर करना है, और ये देख के करना है कि आपका राइट है कि रॉन्ग है। चलिए 58 देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। अ प्लेन कंपोज बाई रिसेंट WBL, यानी ऐसा मैदान जिसमें अधिकांशतः नवीन जलोढ़ होता है। तो नवीन जलोढ़ वाला मैदान क्या बोला जाता है? देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो नवीन जलोढ़ वाला जो मैदान होता है कैसा मैदान होता है? फ्लड प्लेन होता है। ठीक है, और जो गहरे सागरी मैदान होते हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? गहरे सागरी मैदान ये अबिसल प्लेन होते हैं, वितलीय मैदान होते हैं। और जो पवन क्रिया के द्वारा निर्मित होता है ये आपका लोयस हो गया, लोयस का मैदान जो आपका जो रिच्टोफेन ने वर्णन किया है जिसका। हिमानी अवसादों से जमने वाला ये हेमदौत मैदान आउटवाश प्लेन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आप मैच करा लीजिए। आई थिंक ये आपका ए का 3 हो गया, तो ए का 3 एक ही मैच कराने पे ये मिल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 58 हो गया था, 59 है और 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 59 देख लेते हैं। 59 में दिया है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम, इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे इमेज लगा होगा तो हो सकता है आपको कम दिखाई दे। चलिए 59 में देखिए, व्हेन डिड द लास्ट आइस एज ऑन द अर्थ टेक प्लेस, यानी पृथ्वी पर जो अंतिम हिमयुग कब घटित हुआ था? प्लायोसीन काल में, मायोसीन में, प्लिस्टोसीन में या सिल्यूरियन में? कब हुआ था ये? तो जो आपका लास्ट आइस एज है ये आपका प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 60 नंबर का आ गया। 60 नंबर का जो प्रश्न है, 60 नंबर का, इसको देखिए इसमें दिया है अरेंज करने के लिए। सामाजिक पारिस्थितिकी आंदोलन को सही कालक्रम में आपको अरेंज करना है। इसमें दिया है कि आर्य आंदोलन। अब देखिए ये यहाँ पे क्या कर रखा है कि आपका जो सोशियो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल जो मूवमेंट है उसकी भी बात करी है। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि
आर्य आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जंगल बचाओ आंदोलन है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आंदोलन है वो कौन सा किया गया था? ये आपका चिपको आंदोलन किया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो आपके उत्तराखंड वाले थे ये क्या किए कि पेड़ों से चिपक जाते थे। तो ये आपका आई थिंक चालू किया गया था ये 1974 में। और जो इसके अगुआ थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, गौरा देवी, चंडी प्रसाद सिंह। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया जो है वह जंगल बचाओ। तो जंगल बचाओ ये आपका 1980 में हुआ है और ये जंगल बचाओ आंदोलन बिहार से शुरू हुआ और जो वर्तमान में झारखंड और उड़ीसा तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसमें सागौन के वृक्षों को लगाने की योजना भी बनाई गई थी। और नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है ये आपका जो है 1985 का है। कब का है? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 का है। चूँकि जो आपका बहुउद्देशीय बांध परियोजना थी उसकी ऊंचाई को बढ़ने से रोकने के लिए आपका ये नर्मदा बचाओ परियोजना यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है लाया गया। ठीक है, और आर्य जो आंदोलन था ये मुंबई में जो वन क्षेत्र था उसको कम होने से बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये आंदोलन चलाया गया। तो ये सबसे आपका लास्ट में था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा बी डी सी ए। बी डी सी ए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 61 भी देख लीजिए। इसमें दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो कह रहा है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? रेलेव स्कैटरिंग से, माई स्कैटरिंग से, या फिर नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग से, या ग्राउंड रेडिएशन। अब देखिए नॉर्मली आप क्या करते हैं कि प्रकीर्णन की वजह से जो है अपना आकाश का रंग नीला होता है और अपना जो सन जो है यानी सूर्य उगते समय लाल होता है, अस्त होते समय भी लाल होता है। तो ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। अब स्कैटरिंग में भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि यहाँ पे कि आकाश का रंग किस वजह से नीला होता है, किस स्कैटरिंग की वजह से? ये आपका रैले स्कैटरिंग की वजह से ये आपका नीला होता है। ठीक है, रैले स्कैटरिंग के कारण जो आकाश का रंग नीला होता है और ये पहली बार रैली नामक वैज्ञानिक ने देखा था और इसीलिए इन्हीं के नाम पे जो है 1871 में जो है ये रैले स्कैटरिंग के रूप में जाना गया। ठीक है, अब कारण क्या है कि जो दृश्य प्रकाश है उसमें नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य है इसका मान सबसे कम और लाल रंग की सबसे अधिक होती है। तो जो रैले स्कैटरिंग होता है इसमें जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली है वो आपकी क्या होती हैं? शो होती हैं। ठीक है, वो दिखाई देती हैं। ठीक, माई स्कैटरिंग जो है, तो माई स्कैटरिंग जो होता है इसमें क्या होता है कि जब विकिरण तरंगदैर्घ्य का मान प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार के बराबर हो जाए तब क्या होता है? तब इस प्रकार का जो विकिरण होता है या प्रकीर्णन होता है तब ये दिखाई देता है। जैसे जलवाष्प या धूल कणों का जो प्रकीर्णन होता है वायुमंडल में वो आपका माई प्रकीर्णन होता है यानी माई स्कैटरिंग होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अभी यहीं पे दे देता है कि वायुमंडल में जो जलवाष्प या धूल के कणों का मुख्य प्रकीर्णन किस वजह से होता है तो वो माई स्कैटरिंग होता है। क्लियर हुआ? चलिए नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग इसको बाद में देख लेते हैं, अभी तो फिलहाल कंप्लीट करना है। 62 में आ जाइए। 62 में दिया है, दो कथन दिए गए हैं। इसमें दिया है कथन ये कि नॉर्वे के समुद्र तटों के साथ सामान्यतः हिमशिलाएं नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो नॉर्वे का समुद्र तट है इसके साथ जो है सामान्यतः हिमशिलाएं नहीं होती हैं, आइसबर्ग नहीं होते हैं। स्टेटमेंट 2 दिया गया साइबेरिया के समुद्र तटों के साथ हिमशिलाओं का होना बहुत ही सामान्य बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आइसबर्ग्स आर वेरी कॉमन एलॉन्ग इन साइबेरियन कोस्ट। नॉर्वे के समुद्र तटों के सामान्यतः हिमशिलाएं नहीं पाई जाती। हम देखिए हिमशिलाएं यानी कि आइसबर्ग्स जो है नॉर्वे की तरफ क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा, फिगर समझिएगा, मेन फिगर बनाने का ये उद्देश्य है कि आप जो है समझ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका गल्फ स्ट्रीम जाती है और गल्फ स्ट्रीम का जो नॉर्थ डिप्ट है, उत्तरी प्रवाह है, ये आपका इधर नॉर्वे की तरफ आ जाता है। और इसी की वजह से आपने एक और प्रश्न पढ़ा होगा कि कहा जाता है कि जो शीत ऋतु में आपका यहाँ पे जो बंदरगाह होते हैं वो क्या होते हैं, और बंदरगाह तो जम जाते हैं लेकिन यहाँ पे जो आपका बंदरगाह नॉर्वे वगैरह के नॉर्वे के तट हैं ये जमते नहीं हैं। कारण क्या है?
ये जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का इसका एक भाग इधर आता है, वो गर्म जलधारा होती है और इसकी वजह से यहाँ पे जो जमे बर्फ होते हैं वो पिघल जाते हैं और यही रीजन है कि यहाँ पे हिमशिलाएं सामान्यतः जनरली जो है नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया जो स्टेटमेंट, इसमें दिया गया है कि साइबेरिया के समुद्र तटों के साथ साथ हिमशिलाओं का होना बहुत ही सामान्य बात है। ठीक है, तो इसी कारण पहला तो आप समझ गए कि उत्तरी जो अटलांटिक धारा है, जिसे आप नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं, उसकी कई शाखाएं यहाँ पे आपका विभक्त होकर जो गल्फ स्ट्रीम है वो नॉर्वे के तट से होकर जाती है। अब चूंकि गल्फ जल धारा है तो इसलिए यहाँ पे क्या होती हैं, हिमशिलाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक, और साइबेरिया यहाँ पे दिया है, साइबेरिया के समुद्र तटों के साथ साथ जो हिमशिलाएं बहुत सामान्य बात नहीं है, कहीं कहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो ग्रीनलैंड वाला इलाका है वहाँ पे ज़्यादा ये हिमखंड देखने को मिलते हैं। अब साइबेरिया के आसपास कम देखने को मिलते हैं, कारण यही आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये आपका यहाँ पे जाता है, जो गल्फ स्ट्रीम का ही भाग है, और इसकी वजह से साइबेरिया के तट पे जो हिमशिलाएं हैं उतना बड़े बड़े नहीं होते हैं, बहुत अल्प मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये आपका जो कथन जो है दो रंग हो गया, पहला वाला राइट है, तो स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला राइट हो गया। 63 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 63 में जो दिया गया है नौकरेक के बारे में कि नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है नौकरेक, उड़ीसा में, असम में, पश्चिम बंगाल में या मेघालय में। ठीक है, तो आपका नौकरेक जो है ये आपका कहाँ पे है, मेघालय में है। 63 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 64 में आ जाइए, पारिस्थितिक तंत्र का क्रियान्वयन किस पे आधारित होता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो पे, न्यूट्रिएंट साइकिल पे, बायोजियोकेमिकल साइकिल या टाइडल एनर्जी पे। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए, जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र में यानी इकोसिस्टम किस पे डिपेंड करता है, इकोसिस्टम में आपका एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं ये भी होते हैं, पोषक तत्व चक्र भी होते हैं, जो आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल ही है। तो ए बी सी तीनों सही हो गए, लेकिन टाइडल एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए बी और सी हो जाएंगे। ए बी सी देखिए, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 आ जाते हैं। 65 पे मेंशन क्या कर रखा है कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर ऑफ फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इंक्लूड, यानी भारत में जो गैर संरचित बाढ़ आपदा प्रबंधन उपाय हैं उसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो आपका इसमें प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत इंडिया में किसको इंक्लूड कर रखा है इन्होंने। इसमें आपका देखिए बाढ़ जोनेशन, यानी कि बाढ़ का जोन बनाना, अलग अलग जोन, किस जोन में कितने बाढ़ आ रहे हैं, कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो फोरकास्टिंग सिस्टम है, जो बाढ़ का पूर्वानुमान है वो लगाना। ठीक है, ये आपका गैर संरचनात्मक में आएगा, नॉन स्ट्रक्चरल, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर का मतलब कि निर्माण करना। प्रश्न से समझिएगा, जब आपका देखिए तटबंधों का निर्माण ये आपका स्ट्रक्चरल में आ जाएगा, चैनल इम्प्रूवमेंट ये भी आपका स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। क्यों स्ट्रक्चरल में आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर यार यानी कि संरचना बनाना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो आपका नॉन स्ट्रक्चर यानी कि जो स्ट्रक्चर नहीं, तो अब बाढ़ का जोन बनाना, तो जोन में आप ये थोड़ी डिसाइड करने जाएंगे कि मेड़बंदी करेंगे कि भैया ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, ये वाला आपका साउथ ईस्ट का हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट का, ऐसा कुछ तो आप करने नहीं जाएंगे। इसके लिए जोन क्या करेंगे, हम मैप बनाएंगे और मैप पे आपका जोन डिफाइन करेंगे, भाई ये वाला यहाँ का रीजन, ये वाला यहाँ का है। ये क्लियर हुआ। अब जब ये रीजन हमने डिफाइन कर लिया, अब बाढ़ का पूर्वानुमान लगाएंगे कि अभी क्या हुआ कि चाइना में बारिश ज़्यादा हुई। ठीक है, अब चाइना वालों ने क्या किया कि यहाँ से जो चाइना का डैम बना है, अब यहाँ से पानी छोड़ेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आएगी, यानी कि आपका जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो फ्लड वहाँ पे होगा। तो जब वहाँ पे फ्लड होगा यानी कि पूर्वानुमान हमने लगाया। अब ये हम लोकेशन पे जाके वहाँ पे अनुमान नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कहाँ पे बैठ के एक कमेटी बना के वहाँ हम लोग क्या करें, फोरकास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्सपर्ट के साथ। तो ये दोनों क्या हो गए, नॉन स्ट्रक्चरल में। अब यहाँ पे कह रहा है कि इम्बैंक्ड कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर में आपका तटबंधों का निर्माण हो गया, जलवाहिका यानी कि चैनल इंप्रूवमेंट करा। जैसे अब मान लीजिए कि ये आपका नदी की धारा इधर प्रवाहित हो रही है और इधर आपका बाढ़ ग्रसित क्षेत्र ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपका क्या किया गया, इसको यहाँ पे गहराई से यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे खुदाई करके और यहाँ से इसको जोड़ दिया ताकि ये वाला जो रीजन है ये बाढ़ ग्रसित कम हो पाए। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाया,
तो ये क्या हो गया, चैनल का इम्प्रूवमेंट हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इधर वाला जो है आपका बाढ़ ग्रसित नहीं होगा और ये इससे बच जाएगा। तो चैनल इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ये हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाया ना। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी दोनों राइट है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 66। 66 में दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत में मुस्लिम जनसंख्या का 2011 के क्षेत्रीय वितरण के बारे में सही नहीं है। जो मुस्लिम जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण है उसके बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें है। अब यहाँ पे जो आपका मेंशन किया गया है कि ए वाले में देखिए दिया गया है कि लक्षद्वीप में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो ये तो आपका राइट है, लक्षद्वीप में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है। बी देखिए, पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात असम के अनुपात से अधिक है, तो ये आपका रंग हो जाएगा, असम के अनुपात से क्या है, यहाँ पे कम है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका जो मेंशन किया गया है, देखिए अब यहाँ पे गड़बड़ी ये हुई कि सी ऑप्शन यहाँ पे दिखा नहीं। अब सी ऑप्शन में जो मेंशन किया गया था, सी ऑप्शन में ये था कि जो केरल की पॉपुलेशन थी, ठीक है, केरल की मुस्लिम जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में जम्मू कश्मीर से अधिक है। जो केरल की कुल मुस्लिम जनसंख्या जम्मू कश्मीर से अधिक है, तो ये तो आपका राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से अधिक हो गया, ए वाला भी राइट है। लेकिन यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या में, कुल मुस्लिम जनसंख्या में जो अनुपात है असम के अनुपात से अधिक है, तो असम के अनुपात से क्या है, ये कम है आपका। ठीक है, डी देखिए दिया गया, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात पश्चिम बंगाल से अधिक है, तो पश्चिम बंगाल से अधिक नहीं बल्कि कम है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, पंजाब यहाँ पे दिया, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में मुस्लिम जनसंख्या सबसे कम है, तो मुस्लिम जनसंख्या सबसे कम जो इसमें मेंशन किया गया है पंजाब में, तो ये आपका रॉन्ग है, सबसे कम नहीं बल्कि जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में मुस्लिम जनसंख्या सबसे कम आपका इधर आपके उत्तराखंड वगैरह में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा। सी हमने बताया कि केरल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर से अधिक है, तो ये आपका राइट है, अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी और ई ऑप्शन हो जाएंगे, बी डी यहाँ पे है, बी डी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे बी डी और ई ये राइट हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 66 के बाद 67 में। यहाँ पे मेंशन क्या है, कह रहा है कि कौन सा अधिकतर स्थितियों में नई सीमा निर्धारित किए जाने के चरणों का सही क्रम है। यानी कि कह रहा है कि अमंग द करेक्ट सीक्वेंस स्टेजेस थ्रू विच न्यू बाउंड्री, यानी कि कोई भी न्यू बाउंड्री आपको बनानी है, तो उसमें मोस्ट अंडर मोस्ट कंडीशन इज डिटरमाइंड, कौन सा जो है सही क्रम है चरणों का, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको नई बाउंड्री बनाना है तो क्या करेंगे, एलोकेशन करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, या फिर डीमार्केशन करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए क्या किया जाना है, सबसे पहले हम लोग एलोकेशन करेंगे कि भाई कहाँ बनानी है आपको, तो एलोकेट करेंगे। एलोकेशन के बाद आपका जो हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका परिसीमन करेंगे। ठीक है, फिर उसका डिलिमिटेशन होगा, तो एलोकेशन के बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा। डिलिमिटेशन जब आपका हो गया, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें डीमार्क करेंगे। जो आप निर्धारित किए, जैसे ये मान लीजिए हमने निर्धारित किया कि ये मुस्लिम आबादी हो गई, ये हिंदू आबादी हो गई, ये सिख आबादी हो गई, तो हमने क्या किया, डिलिमिटेशन कर लिया। ठीक है, अब जब इसमें हमने मार्क कर लिया, तो ये क्या हो गया, डीमार्केशन हो गया, यानी सीमांकन कर लिया। जब सीमांकन कर लिया यानी कि आपका यहाँ पे बाउंड्री बन गई। अब बाउंड्री बन गई तो बाउंड्री बनने के बाद उसका क्या किया जाएगा, रख रखाव की भी आवश्यकता होगी। तो रख रखाव करने के लिए लास्ट स्टेज ये मेंटेनेंस उसका करना है आपको, यानी कि उसको देखना है। ठीक है, तो ये आपका ए बी डी और सी हुआ, ए बी डी और सी यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 68 में देख लीजिए, 68 में दिया गया औद्योगिक औस्थितिक सिद्धांत के संदर्भ में लाभप्रदता के स्थानिक उपांत विचार की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया,
अब देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, स्पेशल मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन में जो स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया, लास है, प्रेड है, स्मिथ है, इजार्ड है, ठीक है। यानी कि अधिकतम लाभ की बात कर रहे हैं, तो डीएम स्मिथ का जो है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन में एक उनकी बुक थी, उसी में उन्होंने ये मेंशन किया है, ठीक है। स्पेशल मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज वाज प्रोपाउंडेड बाय डीएम स्मिथ, ठीक है। अब लोग कमेंट करके आप बताइए प्रेड, लॉस, इजार्ड का, ठीक है। ये हमने तीनों कराया है। और 60 देख लीजिए यहाँ से, फिर उसके बाद 69 पे आ जाएंगे। 60 देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि आर चयनित वृद्धि प्रारूपों प्रतिरूपों वाले जीवों में अपने पारतंत्र में कौन सा पोषक स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। आर यानी कि ऑर्गेनिज्म विद आर सेलेक्टेड विद ग्रोथ ऑफ पैटर्न टेंड टू ऑक्यूपाई विच ट्रॉपिक लेवल इन देयर इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका कह रहा है कि जो आर चयनित वृद्धि प्रारूप वाले जीव हैं, उसमें पारतंत्र में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त करने का, पोषक स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। लो ट्रॉपिक लेवल, हाई ट्रॉपिक लेवल, मिडिल ट्रॉपिक लेवल, वेरी हाई ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इसमें जो आपका राइट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लो ट्रॉपिक लेवल। तो चूंकि जो आपका आर सेलेक्टेड होते हैं, इसमें क्या होती है कि इसमें केवल एक छोटा निवेश करती हैं, ठीक है। तो ये आपका आर जो है लो लेवल का हो जाएगा। इसमें अगर के चयन की, के सिलेक्शन की बात करता, तो के सिलेक्शन में ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बच्चे अपनी वहन क्षमता या उनके निकट की आबादी में एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में प्रवेश कर रहे होते हैं, यानी लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना जो निहित होती है वो के सिलेक्टेड में होती है। और जो लो ट्रॉपिक लेवल का होता है वो आपका क्या होता है कि इसमें बच्चों की सुरक्षा, पालन और पोषण में बहुत अधिक निवेश नहीं कर पाने के कारण क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये लो ट्रॉपिक लेवल होते हैं। जो आर होता है, आर सेलेक्टेड, वो लो ट्रॉपिक लेवल होता है। तो ऑर्गेनिज्म में जो आर सेलेक्टेड है, के सेलेक्टेड है, ये आप समझ लीजिए। के सेलेक्टेड में क्या होता है, ये हाई ट्रॉपिक लेवल के, यानी कि लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना इसमें निहित होती है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। 69 देख लेते हैं। 69 देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो कि जो दिया गया है कुमजांग पास। कुमजांग पास ये कहाँ पे है, इसमें दिया गया ऑप्शन एक जो है सिक्किम है, फिर बी आपका अरुणाचल प्रदेश है, सी आपका जो है त्रिपुरा है, डी आपका कौन सा है, मेघालय है, ठीक है। कुमजांग जो दर्रा है ये आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो राइट ये हो जाएगा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आपका जो दर्रा है नाथुला, जेलेपला हो गया, डोकिया, ये सारे दर्रे हो गए। हिमाचल में ये आपका मेघालय की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका जो दर्रा हो जाएगा, मेघालय में विशेष रूप से स्पेशली कोई दर्रे नहीं, शिलांग वगैरह में है। और इसके अलावा जो आपका त्रिपुरा है यहाँ पे भी स्पेशल कोई नहीं है, ठीक है। तो सिक्किम का हो गया। जम्मू में आपका पीरपंजल बनिहार है, हिमाचल में रोहतांग सिप किला है, उत्तराखंड में जो आपका माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख है, ये बहुत ही आसान वाले हैं, ये आप कर ले जाएंगे। और ये कुमजवांग ये दर्रा कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। 71 देख लीजिए। 71 में जो मेंशन किया गया कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आपका देखिए दिया गया है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। ग्रिफिथ टेलर, यानी ग्रिफिथ टेलर ने नगरों का आयु आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था क्या, टेलर के बारे में। तो ग्रिफिथ टेलर ने जो आपका नगरों का आयु शैशवावस्था वाला जो नगरों का वर्गीकरण इन्होंने किया था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, उत्तर प्रौढ़ा और वृद्धावस्था, ये सारा किसने किया, टेलर ने किया था, ठीक है। टेलर के द्वारा नगरों का आयु आधारित वर्गीकरण, तो ये तो आपका राइट हो गया। हैरिस ने मानक विचलन की शुद्ध सांख्यिकीय विधि का प्रयोग नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए किया था, ठीक है। हैरिस और उलमैन ने 1945 में जो नगरों और भूमि उपयोग संबंधित जो मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल दिया था इन्होंने,
ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल दिया था। तो इस आधार पे जो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, बल्कि सांख्यिकी विधि का उपयोग नहीं किया था मानक विचलन का। ठीक है, हैरिस उलमैन का कौन सा मॉडल है, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, ये हमने कराया। सेक्टर मॉडल जो है किसका है, होमर हार्ट का, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ स्पेशल पैटर्न ऑफ हाउस रेंट इन अमेरिकन सिटी, स्पेशली शिकागो के बारे में तीनों था, हैरिस उलमैन का, होमर हार्ट का, और आपका इनका हो गया मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, इनका सेक्टर थ्योरी हो गई, और एक और मॉडल था, ठीक है, हैरिस उलमैन हो गया, मल्टीपल न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है, सेक्टर थ्योरी हो गई, एक और थ्योरी है ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, 3 थ्योरी थी जो आपका भूमि उपयोग से संबंधित है, वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तीसरी थ्योरी का नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है अभी, ये हालांकि मैंने कराया है पूरा। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए कि ये दोनों सही है, देखिए बी गलत है। चंडीगढ़ वाज प्लान्ड बाय ली कार्बूजियर, ठीक है, इसमें ली कार्बूजियर द्वारा, कैनबरा वाल्टर बर्नली ग्रिफिथ द्वारा नियोजित किया गया। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है बी ऑप्शन, ये सी और डी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 72 में देख लीजिए, इसमें जो दिया गया है कि ज्वार उत्पादक बलों के बारे में कौन सा कथन सही है, इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, फिर उसका उत्तर आपको क्या करना, देना है। इसमें दिया है कि चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के धरातल पर उस बिंदु पर अधिकतम होगा जो चंद्रमा के सर्वाधिक निकट होगा, ये राइट है। चंद्रमा के जो सर्वाधिक निकट होगा उस पे जो आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। कौन सा आकर्षण बल, ज्वारोत्पादक आकर्षण बल। ठीक है, पहला तो राइट हो गया। दूसरा देखिए, दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण चर है, किसमें, ज्वारोत्पादक बल में जो दूरी है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेरिएबल्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस जैसे आप बढ़ाते जाएंगे जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। सी देखिए, चंद्रमा का आकर्षण और पृथ्वी के धरातल पर उस बिंदु पर न्यूनतम होगा जो सर्वाधिक निकट है, ये गलत हो जाएगा भाई, सर्वाधिक निकट है तो आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये तो आपके रंग हो जाए। गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना में ज्वार उत्पादक बलों का परिणाम बहुत अधिक होता है। कह रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, इसकी तुलना में जो आकर्षण बल है ज्वार वाले, इसका परिणाम ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा नहीं होता है बल्कि कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये रंग हो जाएगा, इसमें ए और बी ये दोनों राइट होंगे, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, 72 हो गया। 73 में देख लीजिए, इसमें जो मेंशन किया गया है कि एक आपका एलिमेंट ऑफ विजुअल इमेज है और फीचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल वाले पोर्शन चालू हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है जो टोन होता है उसके बारे में, साइज के बारे में, शेप के बारे में और पैटर्न के बारे में। ठीक, तो टोन से क्या डिफाइन होता है, क्या लक्षण की पहचान होती है, भूमिका आवरण, भूमिका उपयोग, फलोद्यान या बिसर पट्टी। जो टोन होता है इमेज में, जो टोन आपको दिखाई देंगे, तो इससे भू आवरण या भूमि यानी लैंड कवर और लैंड यूज आपको पता करना है, तो उसके टोन को देखिए। इमेज की साइज की बात करेंगे, तो साइज में आपका भूमि आकार के उपयोग के जो जोन के अलग अलग किया जाता है वो साइज में आ जाएगा, और शेप के अंतर्गत जो आएगा, जो आपका मियांडर बेल्ट्स होते हैं वो शेप में आ जाएंगे, आकृति में आ जाएंगे। जो पैटर्न आएगा, तो ये पैटर्न किसमें, प्रतिरूप किसमें आता है, फलोद्यान में। तो जैसे फसलों का प्रतिरूप होता है, तो ये विजुअल इमेज के अंतर्गत इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। इस तरह के आएंगे तो ऐसा होगा। तो इसमें दिया गया जो विकल्प है वो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, एक आपका 2 हो गया, बी का आपका 1 हो गया, ए का 2, देखिए एक ही मैच कराने पे सब मैच हो गया। चलिए 74 में देख लेते हैं, इसमें दिया गया है कि निम्न कथनों में, ये कथन कारण वाले आ गए, ठीक है, केंद्रीय स्थल सिद्धांत में क्रिस्टालन ने खटभुजी संपूरक क्षेत्र निर्मित किए। केंद्रीय स्थल सिद्धांत में इसमें दिया गया है कि जो क्रिस्टालन ने कैसे किए, खटभुजी यानी कि नेटवर्क हेक्सागोनल, तो उन्होंने खटभुजी मतलब यही वाला हो गया ना, 6 भुजाएं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 खटभुजी, सेम यही पैटर्न उन्होंने किया, जिसमें आपका K3 4 7 ये मॉडल लिया था। ठीक है, तो पहला तो राइट हो गया। कथन कारण समझिए, कारण में दिया है कि गोलाकार संपूरक क्षेत्रों में अंतराल और अतिव्यापन था। इसमें कह रहा है कि केंद्रीय स्थल सिद्धांत में क्रिस्टालन ने खटभुजी संपूरक क्षेत्र निर्मित किए,
क्यों निर्मित किए, कारण देखिए, क्योंकि जो यदि इन्होंने गोलाकार लिया होता तो गोलाकार जो होते ये संपूरक क्षेत्रों में अंतराल भी होता, अतिव्यापन भी होता। अब जैसे ये आपका दूसरा वाला रीजन अगर लेना होगा इसमें, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गए। अब यहाँ से ये बढ़ाना चाहेंगे, ऐसे हो गए। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका कोई प्लेस छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो कि कोई प्लेस छूट नहीं रहा, जबकि हम यदि गोले में लेते तो गोले में देखिए ये अगर लिया जाता, अगर ये लिया जाता, अब प्लेस छूट रहा है, ठीक है। अब प्लेस को अगर हम लोग डिफाइन यानी इसको भरते तो ये अतिव्यापित कर जाता है, यानी इसका जो सर्विस सेक्टर यानी कि जो सेवा केंद्र यहाँ पे हो गया, इसको क्या करेंगे, ये अतिव्यापित कर देंगे। अतिव्यापित अगर नहीं होंगे तो इसमें अंतराल छूट जाएगा। इसीलिए जो क्रिस्टालर ने जो अपना मॉडल रखा, उन्होंने क्या रखा, खडभुजाकार रखा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। तो इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट है, ठीक। ओके, 75 में देखते हैं। इसमें मेंशन किया सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और क्रियाकलापों का। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से हर बार पूछा जाएगा, यूजीसी नेट का पिट क्वेश्चन, ये टॉपिक है। इसे मेंशन किया है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, नेम ऑफ एक्टिविटी है, और प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी हो गई, टर्सियरी हो गई है, क्वाटनरी है। तो अब देखिए प्राइमरी एक्टिविटी में क्या हो गया, अब कोई भी खेती करेंगे, मोती की खेती, पर्ल कल्चर हो गया प्राइमरी एक्टिविटी में, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी में, प्राइमरी में क्या हो, एग्रीकल्चर या उससे संबंधित, तो पर्ल कल्चर भी एग्रीकल्चर में आ जाएगा, यानी एक प्रकार की खेती, यानी प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है, आपका इंडस्ट्री आ गया, ठीक है। तो इंडस्ट्री में अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डाक सेवा है, ईंट निर्माण है, तो आपको इंडस्ट्री वाला आ गया, ठीक है। अब टर्शियरी एक्टिविटी में क्या होगा, आप सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, जो सेवा क्षेत्र होगा वो तृतीयक में आ जाएगा। तो सेवा क्षेत्र में आप क्या पोस्टल सर्विस जो है सेवा दे रहे हैं, परिवहन हो गया, ये सारा कुछ आपका टर्शियरी में आ गया, ये आपका हो गया डाक सेवा, ठीक है। क्वाटनरी की हम लोग बात करें तो क्वाटनरी यानी कि चतुर्थक क्रिया में, अब जैसे किसी चीज़ के आप एक्सपर्ट्स हों, तो एक्सपर्ट जो आएंगे वो इसमें आ जाएंगे चतुर्थक में। तो आप गाने में एक्सपर्ट हैं, सिंगिंग में, गायन, ठीक। तो ये दिया गया विकल्प, ए का 4, बी का 3, सी का 2, ए का 4, बी का 3, सी का 2, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी राइट हो गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए आप 76 में। 76 में दिया गया है, निम्नलिखित सागरों में सागरों को लवणता की संकेंद्रणता के आधार पर आरोही क्रम यानी न्यूनतम से अधिक, आरोही ध्यान दीजिएगा, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, और अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। मिनिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे मेंशन भी किया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, डिसेंडिंग का मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम। अब देखिए ये हमने तो कराया पूरा आपका, इसमें मेंशन किया लाल सागर में लवणता, चीन सागर की लवणता, बाल्टिक की है, काला सागर की, सारा कुछ आपको मेंशन किया गया है। तो लाल सागर की जो लवणता लगभग 37 से 41 के आसपास थी, ठीक है। और जो बाल्टिक सागर है इसकी लवणता जो है ये आपका लगभग 20 से 35 के आसपास थी, 20 से 35 के आसपास थी, ठीक है। चीन सागर भी इसी के आसपास आएगा, 20 से 35 में, यानी सामान्य से कम लवणता यहाँ पे पाई जाएगी। क्लियर है ये सब। तो इस आधार पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो जो आपका काला सागर है, तो काला सागर की लवणता ये आपका सामान्य से अधिक है, सामान्य लवणता यानी 32 से लेकर 36 के आसपास है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा, ये आपका सबसे कम जो लवणता होगी किसमें होगी, आपका बाल्टिक सागर में, ठीक है। बाल्टिक सागर में सबसे कम हो जाएगी, उसके बाद आपका जो है सामान्य से कम में आपका काला सागर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका सी के बाद डी हो गया, फिर आपका चीन सागर, फिर आपका रेड सी यानी कि लाल सागर। तो बी डी, सॉरी सी डी बी ए, सी डी बी ए कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको, हाँ डी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ डाटा आपको नहीं याद होते, तो उसको उस आधार पे आंसर किया जाता है। 76 में देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर जो है आरोही क्रम में आपको इसको डिफाइन करना है, व्यवस्थित करना है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया इसको हालांकि फाइनल आंसर की में यूजीसी ने हटा दिया था। यूपी है, ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, हिमाचल कह रहा है कि लिंगानुपात के आधार पर राज्यों का आरोही यानी कि सबसे कम फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम जो लिंगानुपात है यहाँ पे जो दिया गया है वो किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर प्रदेश का कितना लिंगानुपात है, 912 है। और जो महाराष्ट्र का है ये 929 है। कर्नाटक का जो लिंगानुपात है ये आई थिंक 973 है। और जो हिमाचल का आपका है, तो हिमाचल का है 972। तो इस हिसाब से आपका देखिए नंबर 1 पे आपका सबसे कम यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर आपका हिमाचल हो जाएगा, फिर आपका जो है कर्नाटक, यानी ए बी डी सी कोई नहीं है। अब इस आधार पे तो गलत हो गया। अब देखिए जो आपका यहाँ पे कमीशन ने पहली बार जो आंसर की दिया था उसमें ABCD माना था। अब यही यदि ऊपर हो जाता, ये नीचे हो जाता तो करेक्ट होता। तो ये हमने बता दिया कि ABDC इसका राइट आंसर होगा। क्या क्या इसमें ये भी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आयोग का जो उत्तर ये था, लेकिन दिए गए विकल्प में कोई यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो कमीशन का आंसर है वो भी हमने मेंशन कर दिया। अब देखिए 78 में देख लीजिए थोड़ा सा। 78 में जो दिया गया है कि माध्य की मानक त्रुटि की गणना का आधार क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो माध्य की मानक त्रुटि की गणना किस आधार पर की जाती है, ग्रैंड मीन के आधार पे, ठीक है, इसके आधार पे नहीं होती है। साइज ऑफ सैंपल, प्रतिदर्श का सैंपल का जो आकार है ये भी आपका राइट है, ये राइट है, ठीक है। जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके आधार पे भी इसकी गणना की जाती है, भी राइट है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इसके आधार पे नहीं होती है। पॉपुलेशन मीन इसके आधार पे भी नहीं होती है। तो माध्य की मानक त्रुटि की गणना का जो आधार है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, बी और सी। 79 देख लीजिए। ठीक है, 79 पे आ जाते हैं। हु रोट द एसी टाइटल ट्राइंग टू सॉल्व द मानसून रिडल इन रिलेशन टू मैकेनिज्म ऑफ मानसून, यानी ट्राइंग टू सॉल्व द मानसून रिडल। ये जो है निबंध मानसून प्रक्रिया के संबंध में किसके द्वारा लिखा गया, रमा शास्त्री, मेनन, कृष्णा या पार्थ शास्त्री। ये देखिए बहुत ही नया प्रश्न आपको मिला और ये इजीली आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, अब देखिए रमा शास्त्री ने क्या किया था, थानथेट के आधार पे जो वर्गीकरण किया था भारत की जलवायु का। तो यहाँ पे आपका रमा शास्त्री होंगे नहीं, मेनन महोदय भी नहीं होंगे, और इसके बाद आपका कृष्णा ये भी नहीं, पार्थ सारथी होंगे, ठीक है। पार्थ सारथी ने क्या किया था, राइट ट्राइंग टू सॉल्व द मानसून रिडल नामक निबंध में मानसून प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने लिखा। और ये कई जैसे बौद्ध ग्रंथ लेखकों से, ऋग्वेद से, जैन ग्रंथ लेखकों से ये प्रेरित भी थे पार्थ सारथी जी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस देश में कृषि जलवायु कारणों के गंभीर रूप से नियंत्रित, विश्व के निम्नांकित देशों में यानी किस देश में कृषि जलवायु कारणों से गंभीर रूप से नियंत्रित, यानी कि कृषि जो है किससे नियंत्रित है, जलवायु कारणों से। मैक्सिको, स्पेन, कनाडा, चीन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मैक्सिको, स्पेन, कनाडा, चीन। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा कनाडा में जो है ये जलवायु कारणों के गंभीर रूप से नियंत्रित है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जो क्षेत्रफल है वो किससे है, हिम आच्छादित रहता है कनाडा में। तो इसलिए जब वहाँ पे गर्म जलवायु आएगी तो खेती होगी, कृषि होगी, ठीक है। 80 नंबर देख लीजिए।
80 में जो मेंशन किया गया है इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे इमेज ऐड होगा तो आपको ये दिखेगा नहीं। ठीक, चलिए। दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस बाई डब्ल्यू आर्नाल्ड। अब देखिए आर्नाल्ड का भी नाम आ गया। आर्नाल्ड किससे रिलेटेड है? क्या इन्होंने अधिवास स्पेशल प्रोसेस ऑफ प्लांट इकोलॉजी इन सेटलमेंट डिस्पर्सन स्टडी यानी पादप पारिस्थितिकी स्थानिक प्रक्रम से संबंधित है, या फिर मोंटी कार्लो टेक्निक टू इवैल्यूएशन ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट का जो मोंटी कार्लो टेक्निक है उससे रिलेट करते हैं, या अधिवास तंत्र का यूटोपियन सामाजिक और राजनीतिक धारा के प्रभाव से संबंधित है, या फिर अधिवास अध्ययन में स्थान नामक विश्लेषण से है। तो जो डब्ल्यू आर्नाल्ड है ये आपका प्लेस नेम एनालिसिस इन सेटलमेंट स्टडीज यानी कि जो स्थान नामक विश्लेषण है उससे ये आपका रिलेट करते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है, यानी कि आर्नाल्ड के द्वारा ये दिया गया। ठीक है, तो 81 भी हो गया है, 80 भी हो गया, अब 82 देख लीजिए। द स्टैच्यू ऑफ साइलेंटी इन इंडियन ओशन दिया गया है नॉर्दर्न समर। ठीक है, इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि हिंद महासागर में जो उत्तरी ग्रीष्म है उसमें लवणता की स्थिति को नीचे दिए गए सही कथनों की पहचान करिए। तो हिंद महासागर में जो ग्रीष्म ऋतु है उसके बारे में कि विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर हिंद महासागर में लवणता बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर में बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गई, ये आपका इक्वेटर हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी में की ओर, यहाँ पे विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे हिंद महासागर में लवणता क्या होगी, बढ़ती जाएगी इंडियन ओशन में। ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर, ये आपका नीचे इंडियन ओशन देखिए, ये आपका अरेबियन सी हो गया, अरब सागर हो गया, इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर इंडियन ओशन हो गया। अब कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी से इंडियन ओशन की तरफ जैसे आप जाएंगे तो लवणता बढ़ती जाएगी, बल्कि क्या होगी, कम होती जाएगी। ये देखिए आपका कम क्यों होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ढेर सारी नदियों का जल जो है यहाँ पे गिरता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये कम होती चली जाएंगी। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, लौटता बढ़ती जाएगी नहीं, बल्कि क्या होगी, कम होती जाएगी। रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए, दिया गया विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी को और हिंद महासागर में लवणता घटती जाती है, ये आपका राइट हो जाएगा। तीसरा दिया है कि हिंद महासागर के अलग अलग हिस्सों में लवणता समान रहती है। तो भाई अलग अलग हिस्से हैं हिंद महासागर के, तो लवणता कैसे समान होगी, अलग अलग होगी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। डी देख लीजिए, 45 पर मिल समलवण रेखा हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी खंडों में डिवाइड करती है। 45 डिग्री समलवण रेखा जो है हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी खंड में विभाजित करती है, तो ये विभाजित नहीं करती, कोई 45 डिग्री का यानी 45 पर मिल लवणता कहीं है नहीं हिंद महासागर में, बल्कि क्या है कि 30 पर मिल है। अरब सागर में वहीं 36 है। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा कोई लवण यानी कि सैलिनिटी की कोई लाइन नहीं है जो इसको डिफाइन करती हो, तो डी तो आपका डायरेक्ट गलत हो गया, 45 नहीं है भाई कहीं। ठीक है, आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में लौटता ज़्यादा, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ढेर सारी नदियाँ अपना जल निक्षेपित करती हैं, तो इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की जो साइलेंटी है वो अरब सागर से कम है। अरब सागर में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है, अरब सागर आपका छोटा भी है, अरब सागर में कम नदियों का जल का विसर्जन भी होता है। ठीक है, तो इसलिए अरब सागर की जो साइलेंटी है वो लगभग 36 है, और अब बंगाल की खाड़ी का लगभग 30 के आसपास है। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसमें दो आपके मिल गए, एक आपका बी मिल गया, एक आपका ई मिल गया, और तो सब गलत हो गए। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए 83 में आ जाते हैं। 83 में जो मेंशन किया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में से किसने द्वितीय और प्रथम रैंक प्राप्त किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2011 और 1, ये 10 की वृद्धि दर की बात कर रहा है, इसमें सेकेंड रैंक कौन लिया, फर्स्ट रैंक कौन लिया।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो अरुणाचल प्रदेश है 10 की वृद्धि दर में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर है और बिहार है। तो 10 की वृद्धि दर की हम लोग बात करें तो मेघालय की जो है लगभग ये आपका 27 है, 27.95 है। अरुणाचल प्रदेश की हम लोग बात करें तो ये लगभग 26.03 है। और यहीं आपका मिजोरम की हम लोग बात करें तो ये आपका 23.5 है लगभग। जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें तो ये आपका 23.64 के आसपास है। और बिहार की हम लोग बात करें तो ये लगभग 25.42 है। ये 10 की वृद्धि दर है। अब सोचिए कि इस तरह का इतना डीप पूछ रहा है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तब यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ पे प्रश्न नहीं हो पाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। और नंबर 2 पे आपका ये देखिए द्वितीय और फर्स्ट में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। पहले सेकंड, फिर आपका द्वितीय और प्रथम रैंक कौन हासिल किया 2001 से लेके 2011। ठीक। तो द्वितीय रैंक जो है ये आपका किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और फर्स्ट रैंक जो है मेघालय है, तो ये हो जाएगा बी। सोचिए कि ये घुमा के कितना दे रहा है, कि यानी कि आपको देखना भी है और द्वितीय और फर्स्ट में देखना। आप देखिए यहाँ ए आप लगाएंगे, ये दिमाग में रहेगा कि यार ये तो फर्स्ट है, लेकिन ए आपका सेकंड है और बी मेघालय आपका फर्स्ट है। चलिए 84 में आ जाइए। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि अब यूजीसी आपका बहुत हल्के प्रश्न नहीं पूछ रहा है। पेडिप्लेन और इंसिल्वर किस आवर्धन चक्र के जीर्णावस्था का परिणाम है या जीर्णावस्था के लक्षण है, मरीन साइकिल के, वायुण के, हिमानी के या कास्ट के। ठीक है। पेडिप्लेन और इंसिल्वर किसके अंतर्गत ये आएंगे, ये आपका ये इयोलिन यानी कि वायुण प्रक्रम के अंतर्गत पेडिप्लेन भी आएगा, इंसिलबर्ग, भूस्तंभ, यारडंग, ये सभी क्या है, वायुण प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 85 देख लीजिए। तो चलिए 85 में एक तरफ जो है ऑथर का नाम दिया गया है, एक तरफ बुक्स का नाम है। ऑथर में देखिए नॉक्स और पिंच हैं, और जोन्स एंड एमरी जोन्स हैं, और जॉन आयल्स हैं, अहमद हैं, और रुबिनस्टीन है, रेवेंस्टीन है। ठीक है। अब इसमें दिया गया कल्चरल लैंडस्केप एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी, ये किताब किसकी है, कल्चरल लैंडस्केप एंड एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपका रेवेंस्टीन का है। ये किताब डी जो है रेवेंस्टीन का। सोशल ज्योग्राफी किसकी है, तो सोशल ज्योग्राफी आपका ए अहमद की है। और जोन्स, एमरी जोन्स और जॉन आयल्स, तो जॉन और जॉन आयल की जो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल ज्योग्राफी है, इंट्रोडक्शन टू सोशल ज्योग्राफी है। और यहाँ पे आपका जो नॉक्स और पिंच का है, ठीक है, अर्बन सोशल ज्योग्राफी है, नॉक्स एंड पिंच का है। इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का, यहाँ पे कौन सा हो गया 3, तो ए का 3 देखिए ए का ही मैच कराने पे मिल जा रहा है। अब देखिए ये वाले जो बुक्स हैं, अब ये बुक्स किस ज्योग्राफी के किधर के हैं, सोशल ज्योग्राफी में है। ठीक है, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सोशल और कल्चरल। अब देखिए ज्योग्राफी में ज़्यादातर अब तक जो किताबें पूछी गई थी वो किससे पूछा गया था, आपका ज्योग्राफिकल थॉट से पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है वो सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी के बुक्स को दिया है, यानी कि बहुत डीप जा रहा है। 86 में देखिए कोरोक्रोमेटिक मानचित्र पर भौगोलिक आंकड़ों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कोरोक्रोमेटिक यानी कि कोरोक्रोमेटिक में क्या हो गया, कलर्स का यूज किया जाता है, तो डायरेक्ट हो गया ये। 88 में देख लीजिए कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में आपको इसमें व्यवस्थित करना है, कौन सा जो है तरंग दैर्ध्य में सबसे ज़्यादा है। ठीक। इसमें इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, माइक्रोवेव है और गामा रेज है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा गामा रेज जो है बढ़ते क्रम में ना, तो सबसे कम यहाँ पे जो आपका तरंग दैर्ध्य होगा वो गामा रेज का होगा, और उसके बाद जो होगा ये पराबैंगनी का होगा, फिर आपका जो इंफ्रारेड का है, फिर आपका माइक्रोवेव का है।
तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा DBAC हो जाएगा, और इसको हमने कराया भी आपको जो तरंग दैर्ध्य वाला पूरा आपका वहाँ पे मिल जाएगा, और ये 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर ये आपका जो है 30 सेंटीमीटर तक है उसमें। ठीक है, 87 देख लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। चलिए यहाँ पे आप देखिए 87 डायस्पोरा, भारतीय प्रसार यानी कि इंडियन डायस्पोरा की दूसरी तरंग के प्रवासी निम्न में से किस देश में बसने गए। जो डायस्पोरा का सेकेंड वेव था, ठीक है, वेन टू सेटल विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, माइग्रेशन ऑफ सेकेंड वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो दूसरी बार जो लोग बसने गए वो कहाँ पे बसने गए, मॉरिशस में, फिजी में, थाईलैंड में, कनाडा में। ठीक है, तो दूसरा जो वेव में जो किस देश में सबसे ज़्यादा बसने गए, तो ये आपका थाईलैंड में बसने गए थे इंडियन डायस्पोरा के लोग। ठीक है, तो ये आपका 87 में सी ऑप्शन हो गया। 89 देख लीजिए, और इसके बाद लास्ट हो जाएगा। 89 में आपका जो मेंशन किया गया है, स्टेट दिया गया और दिया गया प्रभावी साक्षरता दर में परिवर्तन, तो दशकीय साक्षरता दर में जो परिवर्तन है वो मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आपका केरल है, मिजोरम है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है। तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आपका दशकीय वृद्धि दर में नहीं बल्कि साक्षरता में जो दशकीय परिवर्तन हुआ वो आपका बिहार का हुआ है 16.8। उसके बाद जो आपका हुआ है वो आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, मिजोरम वगैरह ये सारे क्या हैं, ये पहले से ही साक्षर थे ज़्यादातर, 3.8 इसमें हुआ। केरल में केवल 3 पॉइंट के आसपास जो है साक्षरता दर में परिवर्तन, केरल में पहले से ही लोग साक्षर हुआ करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, ए का 4 बी का 3, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और ये हो गया 89 नंबर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। और ये जून 2023 का पूरा साल का एक वीडियो, कंबाइंड वीडियो आपको स्टडी PYQ पे मिल जाएगा, और इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा यहाँ जाके। यहाँ पे ढेर सारे प्रीवियस ईयर हैं, देखिए दिसंबर 2021 का भी है, जून 2022 का भी है, जून 2020 का भी है, 21 का है, 19 का है, 18 का है, सारा कुछ उस पर है और डिटेल्ड में है। यहाँ पे देखिए दिया गया WTO के बारे में कि WTO से हमें क्या लाभ होता है। ठीक है, तो WTO की जो स्थापना हुई कब हुई थी, 1995 में। जो गेट था आपका उसको जो है WTO करा गया। अब इसमें दिया गया है कि इसके कौन से लाभ हैं हमारे पास। तो पहला दिया गया है कि 2 या अधिक देशों के बीच व्यापारी विवादों का रचनात्मक ढंग से समाधान किया जाता है, तो ये राइट है। WTO क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि इसके जो मेंबर देश हैं उन मेंबर देशों में कोई विवाद हो जाता है, उस विवाद को जो है ये अपना जो है कंस्ट्रक्टिव तरीके से हैंडल करता है, रचनात्मक तरीके से, तो ये राइट है। बी देखिए, इसमें दिया है उदारीकृत वैश्विक व्यापार उत्पादों और उनकी गुणवत्ता के लिए अधिक विकल्प प्रदान करता है। तो चूंकि 1991 में LPG आया था, LPG मतलब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि उदारीकरण हो गया, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण को भी हुआ, और जी यानी ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी कि पूरा विश्व एक मार्केट के रूप में हो गया, कोई भी कहीं भी जाके सामान बेच सकता है। ठीक है, उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नियम और कानून हैं। ठीक, जैसे अभी क्या है कि चाइना अपने यहाँ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बेचता है। अब देखिए चाइनीज जो सामान है सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि चाइना में जो तकनीकी है वो सस्ती है, यहाँ पे आपका श्रम सस्ते में मिल जाता है, तो इसकी वजह से जो लागत होती है वो कम हो जाती है। अब सामान की जब लागत कम होगी तो ये मार्केट में सस्ते में बिकेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि चाइना की चीज़ें बैन करने की सोचते हैं। अब ये सोचिए कि आप अपना खरीदने से मना करेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों ना मना कर दे। जो भारतीय सरकार है, भारत सरकार जो है, ये क्यों नहीं बैन कर देती कि चीनी जो सामान है वो भारत में नहीं बिकनी चाहिए। क्यों लोगों से जो है ये अपील करी जाती है कि भाई आप सामान मत खरीदो। क्यों ना भारत सरकार बंद कर दे व्यापारी चीन से, क्यों नहीं बंद कर सकती, इसके बारे में सोचिए। क्योंकि जो चीन है, भारत है, ये सभी क्या हैं, WTO के मेंबर हैं। अब WTO के जो भी मेंबर हैं वहाँ पे उन देशों में क्या किया जा सकता है कि हम सामान को बेच सकते हैं।
अब चीन और इंडिया में कोई स्पेसिफिक रीजन ये नहीं है कि इस रीजन के आधार पे हम मना करेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ सस्ता सामान बेच रहे हो तो हम तुमको मना कर देंगे, हमारे यहाँ सस्ता मत बेचो। ठीक, केवल अपील की जा सकती नागरिकों से कि आप भाई वहाँ का मत खरीदो। तो भारत सरकार ये नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास मजबूरी है, डब्ल्यूटीओ के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है उसमें ये बंधे हुए हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि उदारीकृत जो वैश्विक व्यापार उत्पाद उनकी गुणवत्ता के लिए अधिक विकल्प प्रदान करता है। तो जो लिबरलाइजेशन जब हुआ, उदारीकरण जब आया, तो उससे क्या हुआ कि भारत ही नहीं विश्व में विभिन्न प्रकार के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई का निवेश हुआ। ठीक, निजीकरण को और बढ़ावा हुआ, विदेशी कंपनियां आई, तो यानी कि एक तरह से ये एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट आया, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नियम सबका जीवन मुश्किल कर देते हैं। तो जो कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ के लाभ ये हैं कि डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं, कह रहा है कि नियम सबका जीवन मुश्किल कर देते हैं, लाइफ डिफिकल्ट। तो ये जीवन मुश्किल नहीं, आसान हो गया भाई, ग्लोबलाइज्ड हो गए हम लोग। चाइना का आसान सामान खरीद लीजिए सस्ते में। ठीक है, अपना यूज आप करिए। तो ये तो रंग हो गया। डी देखिए, उदारीकृत व्यापार रहन सहन की लागत में कमी करता है। तो ये तो आपका सही है, क्योंकि जब लिबरलाइजेशन हो गया तो इसमें क्या हुआ कि जो ट्रेड्स व्यापार बढ़े अदर कंट्री में। अभी क्या है कि चीन के द्वारा जो अपना सामान बेचा गया इंडिया में सस्ते में बेचा गया, इससे क्या हुआ हमारे रहन सहन की लागत में कमी हुई। तो लागत में जब कमी हुई, अब देखिए आपकी सैलरी कम है तो सस्ते में जीवन यापन करने की सोचेंगे, तो सस्ता सामान कहाँ से मिलेगा? चाइनीज सामान लीजिए तो सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लिबरलाइज्ड जो हुआ, अब ये आप मत सोचिएगा मैं चाइनीज सामान को बढ़ावा दे रहा हूँ, बल्कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप का जो डब्ल्यूटीओ का फायदा क्या हुआ वो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डी वाला क्लियर हो गया। ई देखिए आपका, ई में दिया यह तंत्र विवादों को बढ़ावा देता है, विवादों को बल्कि निपटारा करता है, विवादों को बढ़ावा नहीं देता। जो डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर हैं, अब जैसे आपको चीन में सामान बेचना, आप इंडिया वाले भी सस्ते बेच सकते हैं सामान, तो बेचिए आप। अभी वही ये होता है कि जैसे अब मान लीजिए कि डब्ल्यूटीओ नहीं होता तो हम चाइना से व्यापार नहीं कर सकते थे। अगर व्यापार भी करते तो ये होता है कि भाई अब तुम हमारे यहाँ भाई सस्ते सामान बेच रहे हो, हमारे बाजार को डंप कर रहे हो, तो हम तुम्हारे वहाँ भी सस्ते सामान बेचेंगे, डंप करेंगे। तो ये मारपीट का नौबत आता। तो ये विवादों को निपटारा डब्ल्यूटीओ कहता है कि भाई अगर आप हमारे सदस्य हैं तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना, उसको फॉलो करिए तो आप उसके मेंबर हैं, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। एफडीआई आपके यहाँ आएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आपके यहाँ आएंगी, निवेश करेंगी। ठीक है, ये सारा कुछ आपको क्या होगा, उसका बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये रहे जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। एकलव्य का है, भूगोल का, आरपीएससी का देखिए आपका कंप्लीट है, और टेस्ट भी है, इसके अलावा पूरा पीडीएफ वीडियो टेस्ट भी है। अब देखिए आपका यूपीएससी का भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का यूजीसी नेट भी है। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आपके लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा सेशन को लाइव में करने का, आगे जो भी सेशन होने वाले हैं उसको लाइव करा जाए ताकि आप लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले। ठीक है, और इसी तरह से जैसे आपने ये पेपर सॉल्व किया, प्रैक्टिस किया, इसी तरह से और सारे पेपर भी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 2015 से लेके अभी तक 2023 तक जितने हुए हैं सारा कुछ सॉल्व यहाँ पे होगा। और स्टडी पीवाईक्यू पे आपको डिटेल्ड सॉल्व वाले मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या है जो प्रैक्टिस मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।